नमस्कार। बुंदेलखंड गौरव में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो पेशे से तो चिकित्सक हैं, लेकिन इन्हें बुंदेली साहित्य में पद्मश्री से नवाजा गया है। ऐसी शख्सियत का नाम है डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मश्री तक पहुंचने का उनका सफ़र कैसा रहा है और चिकित्सक होते हुए बुंदेली साहित्य की ओर उनका रुझान क्यों बढ़ा है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। डॉक्टर साहब बताएं कि एक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते जी क्यों अचानक ऐसा बना कि आप बुंदेली साहित्य की ओर मुड़ गए? वो कब समय था, कब से शुरुआत हुई आपकी? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये सारी परिस्थितियों वश हुआ है। हुआ ये कि मेरा सिलेक्शन आयुर्वेद के महाविद्यालय में हुआ, लेकिन आयुर्वेद की परंपरा मेरी पारिवारिक परंपरा थी और साहित्य भी मेरी परंपरा थी, वो भी परंपरा से आई। तो मैं वो सब करता रहा और मैंने आयुर्वेद में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी पूरे संकाय में। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी नौकरी हो गई तो मेरा रुझान फिर इस तरफ बढ़ा। मैं कविता तो करता था 17-18 वर्ष से। ये कौन सी ईयर की बात है जब ये बुंदेली की ओर रुझान आपका बढ़ा है? हाँ, ये सन 72 की बात है, 72 की बात है। तो एक कवि सम्मेलन हुआ राजनगर में, लोगों ने बुंदेली कविता सुनाई। मैंने कहा यार इसमें तो कुछ चमत्कार हो सकता है, इस पर कुछ परिवर्धन हो सकता है, कुछ परिष्करण हो सकता है। और बुंदेली इतनी समर्थ भाषा है, इतनी ताकतवर भाषा है कि मैं देखता था कि हिंदी में बहुत यमक श्लेष का काम हो रहा है, संस्कृत में तो बहुत हुआ है और बुंदेली में कोई नहीं कर रहा, जबकि बुंदेली में तमाम संभावनाएं थी। मैंने उनको गंगाधर व्यास की एक चौकड़ियाँ पढ़ी तो मैंने कहा बताओ ये कितना लिटरेरी लिखा है इन्हें। ईश्वरी ने जहाँ ठेठ बुंदेली लिखी, वहीं गंगाधर व्यास ने परिष्कृत बुंदेली लिखी। और उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाँ इसमें कितना कलापक्ष है, कितना फन हुआ है, कितना आर्ट डाला गया है। वो इनका आपने सब सुना होगा। गंगाधर व्यास जी की एक चौकड़िया है, वो नायिका के तिल के ऊपर लिखते हैं, जो तिल लगत गाल पे नी को, मन मोहत सभी को, गरल कंठले आए विराजो के पति पार्वती को, के निर्मल दर्पण के ऊपर सुमन धरो अर्शी को, तो गंगाधर मुख लगत सांवरो राधा चंद्रमुखी को। तो वो चंद्रमुखी है लेकिन उसका मुंह सांवला पड़ गया उस तिल के कालेपन से, और उसकी उपमा अलसी के फूल से दी। ये सब जब काम देखा मैंने तो मैंने कहा इसमें बड़ा काम की संभावना है। तो मैंने कोशिश ये की कि अगर आप बुंदेली में कुछ अलग नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं करते, अथवा कुछ ऐसा नहीं करते जो चमत्कार पैदा करे, तो आपका करना बेकार है। अगर शब्द की सेवा नहीं है, साहित्य की सेवा नहीं है, अथवा शास्त्र की सेवा नहीं है, कोई क्लासिकल काम नहीं हुआ है, तो आप बुंदेली से इतर क्षेत्र में क्या करोगे? तो आपका लेखन कब शुरू हुआ बुंदेली के प्रति? जब झुकाव हो गया तो लेखन कौन से सन में शुरू? ये सन 70 से ही हुआ है। पहले मैंने हिंदी में लिखता था, कुछ बुंदेली के शब्द अपने आप सहज रूप से आ जाते थे, लेकिन 70-72 के बाद मैंने लगातार कम से कम 10-15 साल 20 साल वो बुंदेली के परिष्कृत रूप के लिए किए और ऐसी तमाम कविताएं लिखी जिनमें यमक श्लेष पूरे छंद के छंद श्लिष्ट हो गए। और चूँकि मैं थोड़ा कवींद्र केशव के रामचंद्रिका से बहुत प्रभावित था। लेकिन जैसे आपने छंद का उपयोग किया बुंदेली में, तो छंद के क्यों ख्याल आया कि छंद का ही उपयोग करना चाहिए बुंदेली? वो क्या है कि मूलतः कविता की भाषा जो है ब्रज भाषा और बुंदेली है, और इसमें जो छंद बुंदेली के अलग छंद है और काव्य शास्त्र के अलग छंद है। तो जो बुंदेली के छंद है जैसे चौकड़िया है, ख्याल है, तो ये भी मैंने किया। और उसमें भी जो क्लिष्ट छंद थे, जैसे एक त्रिभंगी छंद मैंने यूज़ किया, एक मैंने ख्याल पर किया। ख्याल में जो है पहले ही बुंदेलखंड में बहुत सारा कला पक्ष होता था, काव्य की ख्याल की फड़ें लगती थी और फागों की फड़ें लगती थी, और उसमें इतना काट छाट और इतना कला पक्ष होता था कि वो बहुत किया गया, लेकिन बीच में सारा चला गया, लोगों ने छोड़ दिया। तो मैंने कहा इस पर फिर से काम किया जाना चाहिए, वो सब किया। और जो हिंदी के शास्त्रीय छंद हैं, सवैया है, घनाक्षरी है, ये सब भी किया, और जो फागे वागे हैं वो सब भी किया। सन 72 से जैसे आपका लेखन शुरू हुआ, तो अभी तक कितना लिख चुके हैं बुंदेली साहित्य में? कौन कौन सी बुक हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं? एक पहले मेरी पुस्तक बहुत पहले प्रकाशित हुई थी, 64-68 में कब हुई थी वो,
तो वो थी बंदनी बुंदेलखंड। और इसके बाद फिर एक दूसरी पुस्तक हुई डॉक्टर जड़िया के श्रृंगार गीत। मूलतः मैं श्रृंगार का कवि हूँ, तो जो बुंदेली में भी काम हुआ है वो श्रृंगार का काम हुआ है। जो हिंदी में और ब्रजभाषा में भी मैंने जो काम किया है वो भी श्रृंगार में किया है, लेकिन उसमें कला पक्ष नहीं कहीं छोड़ा नहीं गया। कला पक्ष की सब जगह उपस्थिति रही, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता था कि यदि आपने इसमें कुछ काम नहीं किया तो आपका क्या प्रदेय क्या है। आप सीधी सीधी बुंदेली लिख देते हैं जिसको केवल ठेठ आदमी समझ पाए, और उसमें कोई कला नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, किसी शब्दों की कोई समायोजना नहीं है, तो आपका करना कोई, आपको बुंदेली से इतर क्षेत्र है वहाँ आपको कौन पूछेगा। देखिए, एक सवाल उठता है बार बार कि बुंदेली भाषा के लिए ज्यादा काम नहीं किया गया। जी, साहित्यकार हो या कवि हो, सबका ही कहते हैं कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन हुए हैं या राजनेता हुए हैं, बुंदेली के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। तो बुंदेली को लेकर के आपका क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि बुंदेली में काम किया ही नहीं गया। बुंदेली में जो काम किया गया वो ठेठ बुंदेली में किया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लिख दें कि वो फलाना, अब किसी की कविता कोट करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ उसमें नयापन नहीं डाला तो आपका लिखना बेकार है। बुंदेली में लिखा ही नहीं गया। बुंदेली में वो लिखा जाना चाहिए जिसकी साहित्यिक रूप से वैल्यू हो, जो मानदंड पर जिसको समीक्षक लोग कहें कि हाँ ये बुंदेली है। तो जैसे 4 कविताएं मेरी पाठ्यक्रम में लागू हैं, वो इसलिए लागू हैं कि हमने उसमें कुछ काम डाला। मैंने तो नहीं डाला, डालने वाला तो माँ शारदा का प्रसाद है। ये कविता तो ऊपर से आती है, अवतरित होती है, लेकिन वो काम की मेरी रुचि रही कि उस पर काम किया जाना चाहिए। और जब बुंदेली में काम होगा, कुछ नया होगा, शिल्प होगा, उसमें कोई नई बात होगी, तो अपने आप उसका। जैसे 2022 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जी जी। पद्मश्री मिलने के बाद बुंदेलखंड के उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो साहित्य या एकेडमिक लाइन में काम कर रहे हैं, जिससे कि वो आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ सकें? भाई, मेरा तो यही संदेश है कि आज के युवा को अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को जीवित रखना होगा। जो हमारा बुंदेली कल्चर है उसको जीवित रखना पड़ेगा, जो हमारी बुंदेली साहित्यिक परंपरा है उसको जीवित रखना पड़ेगा, और उसमें ऐसा कुछ नया काम करना पड़ेगा, चाहे वो साहित्य की कोई सी विधा हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, परिचर्चा हो, यात्रा वृत्तांत हो, जितनी भी विधाएं हैं साहित्य की, तो हिंदी वांग्मय को समृद्ध आपको करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ बुंदेली के साथ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जमीन छोड़ देंगे तो आपका क्या प्रदेय क्या है। भाषा के लिए, भूमि के लिए कोई प्रदेय तो आपका हुआ नहीं, आपका प्रदेय होना चाहिए। और वो मैं एक बार लखनऊ में कविता पढ़ रहा था, तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे यहाँ एक चपेटा होती है, मैं ऐसे हाथ हिला के बता रहे थे, जिसमें ऐसे ऐसे हाथ करते हैं। तो आदमी, अगर आपने छाप नहीं छोड़ी तो वो आगे क्यों करेगा। फिर आप बताइए कि चपेटा क्यों खेला जाता है, इसका क्या शौर्य से क्या संबंध है, इसका धरती से क्या संबंध है। लड़कियों को कोमल कर हाथों में एक पत्थर का खेल क्यों खिलाया जाता है, इसलिए कि बुंदेलखंड में छत्राणी पैदा हो, इसलिए ये उसका आशय था। हर चीज़ का आशय है। दूसरा सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब के, जैसे आपको इसके पहले पद्मश्री के पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जी बुंदेली साहित्य जी। बुंदेली साहित्य में कई लोग हुए हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए लिखा है, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हाँ, तो वही मेरा निवेदन था कि उसमें श्रम की आवश्यकता है, उसमें शोध की आवश्यकता है। ये पूछा जाना चाहिए कि हम कंकण क्यों पहनाते हैं, तो हमें ये बता देना चाहिए कि इसकी जो घुंचू इसमें डालते हैं उसमें लाल और काला रंग होता है। तो हमारे यहाँ इसलिए कि जो घुंचू में जो लोहे की वो छल्ला रहता है, उसके घुंचू को, गुंजा को काले तरफ से बेचते हैं, इसलिए कि उसका ये आशा है कि जो जीवन की कालिमा है उसको बेदिए, जो उसकी लालिमा है उसको बढ़ाइए। वो एक सिंबॉलिक प्रतीक है, और उसके बारे में आप नहीं बताएंगे। मैंने बताया कि भाई हमारे यहाँ अलगोजा बजते हैं, तो हमने कहता है ये अलगोजा नहीं है, ये अली गुंजन है, क्योंकि उसकी ध्वनि साम्य है। तो अगर ध्वनि साम्य है उस वाद्य की, तो हमें उसकी तह तक जाना पड़ेगा, उसके बाद को निकालना पड़ेगा। हमारे महर्षियों की जो शोध है, जो परंपरा है, जो कारण है, उस कारण को हमें ज्ञापित करना पड़ेगा और समाज के सामने रखना पड़ेगा। उसको, उसके साहित्य के प्रति उसको अपन को उसको उजागर करना पड़ेगा। अभी तक जितनी आपकी किताबें पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं आप उस किताब में? मैं, देखिए, बुंदेली के लिए मेरा एक अलग सेक्शन है, गोरी देह गांठ हरदी की, तो सब मिला के मेरी 30-32 रचनाएं होंगी बुंदेली की। लेकिन मैंने एक
ब्रजभाषा या हिंदी भाषा पर एक पुस्तक लिखी है गोपी गीता, वो बड़ी क्लासिकल है और उसमें इतना काम हुआ है कि उसके एक एक छंद को समझने के लिए 20 मिनट चाहिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे छंद श्लिष्ट हो गए हैं। अगर उसमें एक हमने शब्द रखा सुरस, तो उस सुरस शब्द को हमने 3 जगह से तोड़ा है और सु को अलग करके रस रख दिया है, तो रसत्व हो गया है। सा को छोड़ दिया है, जैसे तमश का सा छोड़ दें तो सुर के सा को छोड़ दिया तो सुरत्व हो गया। और सुरत्व के भी 2 अर्थ हो गए कि जो बांसुरी का सुर है वो सुरत्व है, अथवा जो कृष्ण का देवत्व सुरत्व है वो सुरत्व है। और या इसका रसत्व क्या है, तो रस के भी 2 अर्थ हो गए हैं। इस तरह से जैसे हमने यादव शब्द को तोड़ा, तो मैंने कहा यादव को 3 जगह से तोड़िए। यादव माने कृष्ण, लेकिन अगर हम कहते हैं यादव ये अग्नि, अथवा वा को छोड़ दें तो याद आ जाती है। इस तरह से शब्दों को की शक्ति समझना चाहिए, उसकी ताकत समझना चाहिए, उसका संप्रेषणीयता होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या उसका गांभीर्य है उसका उजागर करना बहुत जरूरी है। तब आप साहित्य की सेवा कर पाएंगे। आप सीधा सीधा लिख दें, चाहे हिंदी हो, बुंदेली हो, राजभाषा हो, अगर उसमें कोई काम नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। बुंदेली भाषा का जैसे आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, आपको पद्मश्री मिला है, भविष्य क्या देखते हैं बुंदेली को लेकर के आने वाले समय में, जिससे कि युवा इससे और जुड़े, क्योंकि हाँ, आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे। नहीं, वो ये बात अभी एक बड़े वैसे थोड़ी हास्य विनोद की भी बात है। लोगों ने एक कवि गोष्ठी में कहा, बोले भाई अब बुंदेली पे काम करो, अब तो बुंदेली को वो मिलने लगा पद्मश्री। तो लोगों ने ये कहा, तो कुछ भी ना हो, लेकिन लोग उससे थोड़ी मैनिपुलेट हो रहे हैं, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि हाँ भाई हमारी भाषा भी कोई ताकत रखती है। मैं आपसे बता रहे थे कि जब आपसे बताया कि मुझे वो यूपी का गवर्नमेंट का वो लोक भूषण मिला, तो कोई बुंदेली को मिलता नहीं था। वो अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मान था, और वो बघेली और भोजपुरी और ये अवधी वाले ले जाते थे, बुंदेली को पहला मिला, ब्रजभाषा वाले ले जाते थे। क्या बुंदेली में कम लालित थे क्या? मैं भी वहाँ बता रहा था कि भाई हमारा कोंचा पिरा रहा हूँ, इससे अच्छा लालित किस भाषा में? बोले कोंचा पिरा रहा हूँ। तो लेकिन आप उसको प्रस्तुत तो करें, आप उसकी किसी फॉर्म में तो डालें, आप उसको फ्रेम भी तो करें, और उसका ऐसा प्रस्तुति करें कि ताकि उसको उसमें चमत्कार पैदा हो। अब आप कुछ कर, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज का युवा उस पर काम करे। जितनी विधाएं हैं उसमें बुंदेली की सुगंध डाले, उसमें बुंदेली की ताकत डाले, उसमें बुंदेली का जो शिल्प है वो डाले, उसमें बुंदेली के जो बातें हैं, जैसे अभी कह रहे थे कि वो लोटा शब्द सबसे सुंदर चीज़ मानी गई, तो ये सब बातें हैं, लेकिन आप उसको उजागर करें, ताकत रखें, उसकी सामर्थ्य समझें। और उसको कि जैसे आपको पद्मश्री मिला है जी बुंदेली के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप युवाओं को, क्योंकि जो आज के युवा है वो कॉन्वेंट से पढ़ के आ रहे हैं, बुंदेली कल्चर, बुंदेली भाषा या हमारी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? बस मेरा यही उनसे कहना है, वो बहुत जो है मैं उनसे विनयपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि वे अपनी भूमि की, अपनी भाषा की, अपनी संस्कृति की, अपने समाज की बहुत इज्जत करें और उसको अपनाएं। आपस में बुंदेली बोलें, उसमें कोई हिचक ना हो, कहीं भी पढ़ें लेकिन घर आके बुंदेली का प्रयोग करें। बुंदेली में जितना साहित्य सृजन करें, बुंदेली में बोलें, बुंदेली में लिखें, सब जितनी भाषाएं की विधाएं हैं उन पर बुंदेली पर काम करें और उसको ही प्रश्रय दें। उसी में हमारा हित निहित है। यही बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, जिनका मानना है कि बुंदेली संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है तो युवा पीढ़ी को बुंदेली संस्कृति के साथ साथ बुंदेली भाषा को भी अपनाना होगा। डॉक्टर नरेंद्र जड़िया, टीकमगढ़।